हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई एम विक्रांत, यू आर वाचिंग टारगेट विद विक्रांत चैनल। आज का टॉपिक है यूपीएससी के बारे में। फुल डिटेल में आपको दूंगा क्योंकि विद्यार्थी यूपीएससी के बारे में जानना चाह रहे थे। सर, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे कैसे परीक्षाएं होती हैं और क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में मैं फुल डिटेल दूंगा मैं आज आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अभी हाल फिलहाल में इस चैनल पर जो है बेसिक ग्रामर पढ़ाई जा रही है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत मददगार होगी और एकेडमिक लेवल के लिए भी मददगार होगी। तो जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो सर्विसेज हैं बहुत सारी हैं, लेकिन यूपीएससी का मतलब हम सिविल सर्विस को जोड़ देते हैं उससे। और सिविल सर्विस जो है भारत का ही नहीं, आप ये समझिए कि दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। उस टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। उस एग्जाम को पास करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यानी क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास जिससे कि आप यूपीएससी में अप्लाई कर सकें, उसमें बैठ सकें और सही से तैयारी करके आप जो है अपना भविष्य यूपीएससी यानी सिविल सेवक के रूप में बना सकें। तो यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग में आपको गुजरना होगा सबसे पहले प्री एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा से। उस प्रारंभिक परीक्षा में आपको दो पेपरों का सामना करना पड़ता है। नंबर एक जीएस फर्स्ट, जिसके अंदर आपको सामान्य अध्ययन यानी सामान्य अध्ययन में आपको इतिहास पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, आपको इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, आपको जनरल साइंस पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको इकोलॉजी पढ़ना है। ये सारे विषय आपके जनरल स्टडी के फर्स्ट पेपर में आएंगे, जिसकी बहुत डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी डिमांड उस तरीके से करता है। इसके अलावा यानी जो ये पेपर है फर्स्ट जीएस फर्स्ट, यही आपकी मेरिट बनाएगा, इसी से आपकी मेरिट लगेगी। दूसरी बात जीएस 2 जिसे हम सी सेट कहते हैं, इसके अंदर आएंगे 80 प्रश्न और 80 प्रश्न को करने के लिए 2.5 मार्क्स का ये प्रश्न होगा और इसको कहेंगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसका मतलब इसमें आपका गणित आता है, इसमें आपका हिंदी आता है, इसमें आपका रीजनिंग आता है, इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन आते हैं। यानी कुल मिला के आपको इसमें 33% मार्क्स लाने हैं, यानी 200 में से लाने हैं आपको मात्र 66 अंक लाने हैं। और ये क्वालिफाई है, ये क्या है, केवल क्वालिफाई है, ये केवल आपको उसको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। इस वाले को क्वालिफाइंग है। इसमें सिर्फ आपको इतना सा करना है कि ये वाला जो पेपर है सी सेट का, ये केवल क्वालिफाई है, 33% 66 मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पर आपके आएंगे 100% 200 में से, यानी अंक होंगे 200, प्रश्न होंगे 100, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये मेरिट बनाएगा आपकी, ये मेरिट बनाएगा। अगर आप इस मेरिट में आते हैं तब आपका चयन होता है मेंस एग्जाम के लिए। मेंस एग्जाम ही मेन है। मेंस एग्जाम में आपको सामना करना पड़ेगा मेन एग्जामिनेशन में आपके पेपर होंगे 9। वो 9 पेपर किस किस चीज के होंगे, क्या होगा उन 9 पेपर में? देखिए, एक पेपर होगा आपका जो फर्स्ट पेपर हो हिंदी का, एक पेपर होगा 300 अंकों का। कितने अंकों का होगा? 300 अंकों का, जिसमें आपको केवल 25% मार्क्स लाने हैं, यानी 25% यानी 75 अंक लाने हैं। क्वालिफाई है केवल ही आपको इसके 25% मार्क्स लाने हैं हिंदी में। और एक पेपर आपका होगा इंग्लिश का,
इसमें भी आपको 300 में से 25% मार्क्स लाने हैं, यानी 75 मार्क्स लाने हैं। ये दोनों पेपर जो है कंपलसरी पेपर हैं, क्वालिफाइंग पेपर हैं, इनमें पास होना अनिवार्य है। यदि आप इनमें पास होते हैं तो आपकी अगली कॉपियां जचती हैं, नहीं तो आपने अन्य विषयों में जितना ही बेहतर किया हो, यदि आपने इनमें बेहतर नहीं किया है तो आप अपने आप को समझिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसके अलावा ये क्वालिफाइंग है, इनके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, यानी एस से, यानी निबंध का एक पेपर होगा 250 मार्क्स का, यानी निबंध का एक पेपर होगा 250 मार्क्स का पेपर होगा निबंध का। निबंध के बाद आपको जीएस के पेपर देने होंगे 4, यानी GS1, GS2, GS3, GS4, यानी आपको 4 पेपर देने हैं जीएस के। GS1, GS2, GS3, GS4, 250 नंबर के ये पेपर होंगे जीएस के, यानी 1000 नंबर की आपका सामान्य अध्ययन आएगा, यानी 250 अंक का एक एक पेपर होगा। 4 पेपर होंगे सामान्य अध्ययन के, तो कितने हो गए, यानी 250 चौका 1000, यानी 1000 अंकों के आपका जीएस का पेपर हो गया, 250 का आपका निबंध का पेपर हो गया। उसके बाद आपका एक अपना ऑप्शनल होगा, ऐच्छिक विषय होगा जो आप लेंगे, तो उस ऐच्छिक विषय के भी 2 पेपर होंगे 250 अंकों के, यानी जो टोटल परीक्षा होगी आपकी यूपीएससी की, वो केवल आपकी जो टोटल परीक्षा है यूपीएससी की, अगर हम अंकों को जोड़ें तो वो होगी 1750 अंकों की, 1750 मार्क्स की परीक्षा होगी टोटल। जैसे इसमें आपका एक निबंध का पेपर है 250 का, 4 पेपर जीएस के हैं 250 के, ये तो हो गई आपकी 1250। और भैया सबसे मेन चीज ये है कि 500 अंकों का आपका एक ऑप्शनल है जिसमें 250 के 2 पेपर होंगे, तो उसको टोटल को मिला के होता है 1750। तो 1750 अंक मेन एग्जाम में टोटल हैं, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट को जोड़ा नहीं जाता है, उसमें केवल क्वालिफाई मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद आपकी मेरिट लगती है, जो इस मेरिट में पास हो जाते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है, और इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये जो टोटल परीक्षा है, जो टोटल परीक्षा होती है, तो देखने वाली बात है, ये जो टोटल परीक्षा है 2025 मार्क्स की होती है। 2025 मार्क्स की टोटल परीक्षा होती है। इस परीक्षा को जब हम पास कर लेते हैं तो हमें रैंक के अनुसार, जैसे हमारी रैंक आती है, तो हमें IAS, IPS, IFS, IRS की जॉब मिलती है। अगर हमारी अच्छी रैंक है, 1 से 100 के बीच में रैंक आती है, तो हमें निश्चित रूप से IAS मिलने की संभावना रहती है, और 100 से ऊपर रैंक है हमारी, 100 से 150 के बीच में है, तो हमें IPS मिलने की संभावना पूरी रहती है। और साथ ही साथ आपको ये देखना है कि इस परीक्षा में बैठने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 21 से 32 साल तक आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। एक दूसरी बात, जो बहुत बड़ा बदलाव यूपीएससी ने किया है, यदि आप परीक्षा का फॉर्म भी भरते हैं, अब से पहले ऐसा होता था, अगर हमारी तैयारी बढ़िया नहीं है तो हम फॉर्म भर देते थे और फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने नहीं जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
यदि आप यूपीएससी का फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा देने नहीं जाते हैं तो वो भी आपका अटेम्प्ट गिना जाएगा। यूपीएससी ने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही यूपीएससी का फॉर्म भर सकें, क्योंकि तादाद ऐसे लोगों की ज़्यादा है जो लोग सीरियस नहीं हैं यूपीएससी के प्रति और फॉर्म भर देते हैं, जिससे यूपीएससी को दिक्कत आती है उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। साल में एक बार एग्ज़ाम इसका होता है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी आयु 21 से 32 साल तक आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, और यूपीएससी का कैंडिडेट इसमें लगभग 6 बार जो है बैठ सकता है। कितने बार बैठ सकता है? 6 बार के लगभग वो इसमें बैठ सकता है। यदि ओबीसी कैंडिडेट है तो इसमें 3 साल का रिजर्वेशन जुड़ जाएगा उसका, और वो लगभग 9 बार यानी बैठ सकता है, यानी 9 बार बैठ सकता है। और एससी एसटी की बात करते हैं तो 21 से 35, लगभग 21 से 35 साल तक, 21 से 35 साल तक वो, यानी 21 से लेके जब तक यूपीएससी की लास्ट डेट है, यानी जो यूपीएससी है, तो वो लगातार बैठ सकता है। लेकिन शर्त वही है, लेकिन इतनी बार कोई बैठता नहीं है, 5 बार 6 बार से ज़्यादा कोई बैठता नहीं है यूपीएससी के अंदर, क्योंकि होना होगा तो इन्हीं बीच में हो जाएगा आपका। तो यदि आप पहली बार देख रहे हैं, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के लिए कि क्या पढ़ना चाहिए सर, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है हर साल, ये ध्यान रखना है। तो यूपीएससी के लिए आपको सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, एक विषय जो है आपका हिस्ट्री, ये पिलर हैं, जो 4 पिलर हैं यूपीएससी के, वो बताता हूँ। हिस्ट्री है आपका, नंबर 2 है इंडियन पॉलिटी, नंबर 3 जियोग्राफी, और नंबर 4 आपका है इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं, इन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। आप ये समझिए 4 जो विषय हैं इन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हिस्ट्री के लिए आप कक्षा 6 से लेके हिस्ट्री के लिए कक्षा 6 से लेके 12 तक की पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी आपको इस तरीके की दिखेंगी, जो एनसीईआरटी हैं वो ये किताबें हैं। एनसीईआरटी आपको इस तरीके की दिखेंगी, कक्षा 6 से लेके आप 12 तक की पढ़ सकते हैं। जो ऐसी दिखेंगी आपको देखने में इस तरीके की दिखेंगे, ये एनसीईआरटी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कक्षा 6 से। जब इसको आप पढ़ लें तो उसके बाद आप जो है हिस्ट्री के लिए जब आप इनको पढ़ लें तो इसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक में जाना है। स्टैंडर्ड बुक में अगर आप बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन हिस्ट्री की, तो उसमें आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ सकते हैं, यानी एंशिएंट हिस्ट्री में केसी श्रीवास्तव। केसी श्रीवास्तव एंशिएंट हिस्ट्री में इनको पढ़ सकते हैं। आर.एस. रमेश शर्मा की बुक आती है एंशिएंट में ही, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेडिवल की बात करते हैं तो मेडिवल में आप पढ़ सकते हैं हरिश्चंद्र वर्मा की बुक आती है, सतीश चंद्रा की बुक आती है। सतीश चंद्रा और हरिश्चंद्र वर्मा को आप पढ़ सकते हैं। और आधुनिक में आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम आधुनिक में आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो काफ़ी बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी बुक है जो आपको पढ़नी है। ये देखिए, ये स्पेक्ट्रम है, और बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार, ये भी देख लीजिए आप। ये बिपिन चंद्रा है, सुमित सरकार है। ये आधुनिक में आप जो भी एक किताब इनमें से पढ़ना चाहें, बेस्ट बुक है ये, मैंने तो सारी खरीद रखी है। खैर, तो ये बेस्ट बुक है, आप इनको पढ़ सकते हैं।
इतिहास के लिए। ज्योग्राफी के लिए अगर मैं बात करूं, तो ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन को या महेश वर्णवाल की एक पुस्तक आती है ज्योग्राफी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूं उसको। माजिद हुसैन की पुस्तक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक है, ये बुक है वर्णवाल की है, ये महेश वर्णवाल जो खुद एक IPS अधिकारी हैं, उनकी ये बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं।